अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल परवाज़ एकेडमी। ये जो है हमारा महाराष्ट्र टीईटी साइंस सीरीज़ का 5th पार्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आता ही है। तो यहाँ पर 2013 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप देख लें। हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज़ द चार्ज पर यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पे क्यू क्या होता है? चार्ज, और टी होता है टाइम। SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि एक कंडक्टर है, उसके अंदर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको जो अपोज करेगा हम उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर एक्सप्रेशन है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, जहाँ पे V क्या होता है? वोल्टेज, और I होता है करंट। अभी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस जो है वो किसको प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर और कंडक्टर। ये जो है आपको याद रखना है। इसके बाद में है रेजिस्टिविटी। क्या होता है रेजिस्टिविटी? अभी बहुत से लोग जो वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट्स है। अभी रेजिस्टेंस क्या है कि ये किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि वो उसके अंदर से गुजरने वाला जो करंट है उसको अपोज करेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है? ये एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की, जिसकी एक स्पेसिफिक डायमेंशन होगी, रेजिस्टिविटी उसकी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे आपको ये डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, कभी रेजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रेजिस्टिविटी की यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन क्या दी हुई है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल पर यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शन। रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस टू क्रॉस सेक्शन पर यूनिट लेंथ। ये जो है हमारे पास रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन होती है। अभी रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है जो वायर है, जो कंडक्टर है, उसका नेचर और टेम्परेचर। बस इन दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में ही रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अगर इसका फॉर्मूला ये भी है तब भी आपको याद रखना है कि रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करेंगी। पहले तो नेचर ऑफ द मटेरियल एंड सेकेंडली टेम्परेचर। और जो रेजिस्टेंस है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा क्रॉस सेक्शन को। ये दो क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम और रेजिस्टिविटी का होता है ओहम मीटर। अभी इसके ऊपर पूछे गए क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले तो जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज, अभी हमने देखा है इट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, 2020 में पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे 5th क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, क्या दिया हुआ है? रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? इट्स थिकनेस, नेचर ऑफ वायर, इट्स CH लेंथ, और D है इट्स शेप। तो नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेंगी? नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर पर। इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज हाफ देन रेजिस्टेंस विल, कि अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शन को किसी वायर की कम किया गया है, मतलब कि हाफ किया गया है, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा? अभी हमको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन। एट अ टाइम अगर आप दोनों को हाफ कर रहे हैं, यानी कि आपने इसको भी हाफ कर दिया, यहाँ इसको भी हाफ कर दिया, तो जो चेंज है वो कितना हो जाएगा? 0 रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? रिमेन्स सेम। मतलब कि ये कितना 0 रहेगा, इन द सेंस कि यहाँ क्या हो जाएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A होता है, तो यहाँ पर ये सेम रहेगा क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शन को भी हाफ किया है और साथ ही साथ लेंथ को भी हाफ किया है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? रिमेन्स सेम। रेजिस्टेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी, जहाँ W क्या होता है? वर्क डन, और T होता है टाइम।
अभी इसका यूनिट होता है वैट्स और कमर्शियल यूनिट होता है किलो वैट्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होगा? किलोवाट आवर्स। और अगर पावर पूछा है तो किलोवाट्स। ये आपको याद रखना है। अभी रेजिस्टर्स जो है, रेजिस्टर को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखते हैं हम कि अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो वहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने रेजिस्टर्स R1, R2, R3, R4 को सीरीज में कनेक्ट किया है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस किस तरह से हो जाएगा? RS इज इक्वल्स टू R1, R2, R3 प्लस R4। यहाँ पे मैंने N के लिए लिखा हुआ है। अभी उसके बाद में अगर रेजिस्टर्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस किस तरह से हो जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अभी इसको एक शॉर्ट वे में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि R1 इज पैरेलल टू R2। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अभी ये आपको याद रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है अभी तक के वो रेजिस्टर्स के ऊपर ही पूछे गए, रेजिस्टेंसेस के ऊपर ही पूछे गए हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशंस आपको याद रखना है। ठीक है, हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इफ़ अ 40 वाट बल्ब इज यूज फॉर 25 आवर्स देन एनर्जी कंज्यूम्ड इज। कितना पावर दिया गया है यहाँ? 40 वाट्स और टाइम दिया गया है 25 आवर्स। मालूम क्या करना है? एनर्जी कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि एनर्जी कितनी हो जाएगी। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम ऑफ कंजप्शन। अभी यहाँ पे आपको पावर 40 वाट दिया गया, लेकिन हमको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है किलोवाट आवर। तो यहाँ पे 40 वाट को पहले आपको किलोवाट में तब्दील करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा आपका 0.04 किलोवाट्स। अभी यहाँ पे पावर हो जाता है 0.04। टाइम दिया हुआ है आपके पास 25 आवर्स। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 किलोवाट आवर्स, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि अ मैन हैज़ 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5। कितने रेजिस्टेंस है? 5। रेजिस्टेंस कितनी है उनकी? 1/5 ओम। अभी क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो हमको पता है कि सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आर सीरीज विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R5। तो यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 5/5। ये हो गया 1 ओहम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस उसको कितना मिल सकता है? 1 ओहम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ ओहम आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। यहाँ पे हमको फिगर दी हुई है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अभी हमको क्या मालूम करना है कि ए एंड बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि पहले यहाँ पर अगर कोई भी दो रेजिस्टेंस है, कोई भी दो रेजिस्टर है, अगर वो एक दूसरे के साथ सीरीज में है तो वो तीसरे के साथ पैरेलल में होंगे। अगर यहाँ पर ए सी और सी बी के बीच में जो रेजिस्टर है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है तो यहाँ ए बी में जो रेजिस्टर है उसके साथ कैसे होंगे? पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके बीच में मालूम करना है? ए बी। तो यहाँ पे पहले अगर हम ए सी और बी में देखें तो ए सी बी में जो दो रेजिस्टर्स है ये एक दूसरे के साथ कैसे होंगे? पहले सीरीज में। तो इसलिए ए सी बी के अंदर में रेजिस्टेंस हमको कितना मिल जाएगा सीरीज के लिए? R प्लस आर, ये हो जाएगा 2R। अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टर है, ठीक है, 2R, इन दोनों के लिए अगर 2R है, हमको ए बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस मालूम करना है। तो ये जो R है ये इन दोनों के साथ कैसे हो जाएगा? पैरेलल में। मतलब कि R विल बी पैरेलल टू 2R।
तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि R इंटू 2R डिवाइडेड बाय R प्लस 2R, ये हो जाएगा आपका 2R स्क्वायर अपॉन 3R, इसलिए फाइनल आंसर आपका आ जाता है 2R/3, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ओहम आर। इसके बाद में यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ ओहम आर ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज, तो रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कितनी रेजिस्टेंस दी हुई है, 3 ओहम कितनी है उनका रेजिस्टेंस कितनी है, 3 रजिस्टर दिए हुए हैं और रेजिस्टेंस है उनकी R। तो अभी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप निकालेंगे कि सीरीज के अंदर में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होंगी। हमको पता है सीरीज में कितनी होती है, R इज इक्वल्स टू R प्लस R, ये हो गया 3R हो जाएगा RS, और पैरेलल में होती है 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये हो जाएगा 3/R। लेकिन यहाँ पर 1/RP है, अगर हम इसको RP लिखे सिर्फ तो कितना हो जाएगा, ये R/3। अभी हमको क्या पता करना है, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कितनी है, RS, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा RS/RP। RS हमको कितना मिला है 3R, RP कितना मिला है R/3, यहाँ पे RR कैंसिल देंगे, ये कितना हो जाएगा 3 × 3, फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 9। तो रेशियो क्या हो जाएगा, सीरीज टू पैरेलल, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन से हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और एक बात कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने हमारे व्यूवर्स हैं इसमें से सिर्फ अभी तक के 22% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें और साथ ही साथ इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।